Hi, so this is General Studies Revision class number 21. 10 टॉपिक्स हम कवर करेंगे इन अबाउट 30 मिनट्स ऑफ टाइम। अप्रैल स्टार्ट हो गया है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन क्लासेस को मैं और ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। इस मंथ ऑफ अप्रैल में हम मोस्ट ऑफ द पोर्शन पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये सारा हम अभी कवर कर लेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली। ओके, सो ये पॉलिटी है। फर्स्ट टू सेक्शंस पॉलिटी के हैं, फर्स्ट टू पेजेस। सो पॉलिटी के ये क्विक फैक्ट्स है। क्विक फैक्ट्स में हमने स्टार्ट किया था इंडिया के बारे में पढ़ा, देन हमने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा, फिर हमने फंडामेंटल राइट्स देखा, डीपीएसपी देखा, फंडामेंटल ड्यूटीज देखा, और अब हम आ गए हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। 2022 में प्रेसिडेंट इलेक्शन भी होना है, सो दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। प्रेसिडेंट रिलेटेड कुछ क्विक फैक्ट्स हैं और प्रेसिडेंट का चुनाव कैसा होता है ये मैं इन 2 पेजेस में क्विकली बताने की कोशिश करता हूँ। हम इतना स्पीड से इसलिए चल रहे हैं बिकॉज अगर स्पीड नहीं लेंगे तो हमारी रेंज कवर नहीं हो पाएगी। इस वीडियो का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको भी एफर्ट्स मैच करने पड़ेंगे। बी रेगुलर, और जैसे ही मैं विद इन आवर्स ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ उसको रीड करके डेली कंसोलिडेट करो ये जो कंटेंट है, और रिवाइज भी करो सैटरडे एंड संडे को। ओके, सो लेट अस बिगिन। बिकॉज ये जो सवाल होते हैं ना ये एज इट इज नहीं आएंगे, बट इन सवालों के थ्रू, इन फैक्ट्स के थ्रू आपको दूसरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये सब स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट सबसे रिलायबल पार्ट होता है पूरे एग्जाम का। 50% बहुत इजीली स्कोर हो जाता है अगर आपका स्टैटिक पार्ट अच्छा है। सो दैट इज वाई हमें ये करना है, क्योंकि कट ऑफ भी अराउंड 50% ही होता है। So, under which article of the Indian Constitution can the president be impeached? President को impeach कर सकते हैं आर्टिकल 61 से 60 रिटायरमेंट एज है। इसके बाद बात आ जाती है impeachment, just mnemonic. So this is article 61. Till now, any president has been removed under the motion of impeachment? No. आज तक किसी भी president को impeachment नहीं किया गया है। द ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है? ग्राउंड होता है, केवल एक ही लाइन लिखा है, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट होता है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्रॉज सैलरी इन द डेजिग्नेशन ऑफ अपसी। राज्यसभा होता है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो डी फैक्टो, जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा, डी फैक्टो। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी मिलती है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के थ्रू। हु विल इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट के इलेक्ट में तो बहुत सारे लोग आते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट में जो स्टेट असेंबलीज है उनका कोई रोल नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट में केवल एमपी आते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा के। विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन? द आंसर इज आर्टिकल 72। जॉइंट सिटिंग होती है 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की। ये कब होती है? जब जैसे बिल होता है वो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी डेडलॉक हो गया है, लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा ने बिल पास नहीं किया, तो डेडलॉक हो गया। डेडलॉक की जब सिचुएशन आती है तो जॉइंट सिटिंग होता है। किस आर्टिकल में होता है? टेल आर्टिकल का नाम। 2 हाउसेस ऑन अ से रिजोल्यूशन ऑफ डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउसेस फॉर नॉन मनी बिल। बिकॉज मनी बिल में डेडलॉक जैसी सिचुएशन नहीं होती है। लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा इन द केस ऑफ मनी बिल। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंजॉयज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अगर नहीं होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इंडिया का फर्स्ट पर्सन होता है, वो प्रेसिडेंट की पोस्ट में उसकी ड्यूटी डिलीवर करता है। तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे, आपने एक्ट किया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तब। टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेंज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द बिल हैज टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो अमेंडमेंट किसके थ्रू आता है? स्पेशल मेजोरिटी। रेटिफाइड बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो 28 स्टेट्स हैं, कम से कम 14 स्टेट्स ने अगर ओके बोल दिया तो बिल पास हो जाएगा, रेटिफाइड बाय द स्टेट्स। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है आप बताना बाद में। स्पेशल 3 टाइप की मेजोरिटी पढ़ते हैं ना, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, लाइक दैट। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? तो जब
प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट चेंज करना है तो वो आएगा स्पेशल मेजोरिटी रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। प्रेसिडेंट वांट्स टू टेंडर द रेजिग्नेशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ नॉर्मल टर्म, तो रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस होता है वाइस प्रेसिडेंट को। तो रेसिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को, स्पेशल मेजोरिटी रेटिफाई हाफ ऑफ द स्टेट से प्रेसिडेंट इलेक्शन चेंज होता है। प्रोसीजर, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह सीजेआई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। रिजोल्यूशन ऑफ डेडलॉक होता है तो ज्वाइंट सिटिंग होता है बट नॉट फॉर मनी बिल, नॉन मनी बिल। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को पार्डन है। एमपी राज्यसभा एंड लोकसभा इलेक्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पीचमेंट, किसी भी प्रेसिडेंट को आज तक इम्पीच नहीं किया गया है और आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट मेंशन है। ओके, अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखो, आर्टिकल 51 तक हमने पढ़ा। आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी था, फिर आर्टिकल 51 ए आया और इसमें आ गई फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 52 से यूनियन एग्जीक्यूटिव चालू होता है। आर्टिकल 52 बोलता है एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्रेसिडेंट सिंबलाइज करता है कि एंटायर नेशन एक वन यूनिट है, वन पॉलिटिकल कम्युनिटी है। तो प्रेसिडेंट हमेशा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाता है। प्रेसिडेंट हमेशा फर्स्ट होता है जब भी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, मतलब सबसे पहले अगर प्रेसिडेंट है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट को सैल्यूट होता है बिकॉज प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन। 53 में लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के नाम से होता है। जो भी अपॉइंटमेंट होता है उसमें सील लेटर प्रेसिडेंट का होता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव अपनी डिलीवरी कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, वो सब अकॉर्डिंग्स टू कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रेसिडेंट के नाम के थ्रू होता है। जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो लिखा है 54, 55, 57, 58, 71 में। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्ट 1972 का एक्ट भी है 1997। आज हम प्राइमरली ये देखेंगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है। आर्टिकल 54 तो प्रेसिडेंट के बारे में बताया है कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं है। जैसे रामनाथ कोविंद साहब है, हमने ऐसा नहीं कि हर एक ऑर्डिनरी सिटीजन ने उनको डायरेक्ट इलेक्ट किया है, नो, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। हमने इलेक्ट किया सांसदों को और विधायकों को, एमपी और एमएलए को। इन एमपी और एमएलए ने फिर हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव करवाया, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? सारे मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स, बिकॉज कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड भी होते हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते हैं? आंसर, सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होते हैं बिकॉज हर राज्य में विधानसभा होती है। जैसे अभी यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, इस तरीके से विधानसभा होती है। वहां भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो फिर आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में। तो केवल इलेक्टेड मेंबर आएंगे, ये याद रखना है। लोकसभा राज्यसभा के आएंगे और विधानसभा के आएंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, बिकॉज इन दोनों यूनियन टेरिटरी में भी विधानसभा है। तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आएंगे। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो बस एक ही नियम याद रखना है, नॉमिनेटेड मेंबर मतलब नो, नो से नॉमिनेशन, नो से नो। इलेक्टेड मेंबर आएंगे, इलेक्टेड मेंबर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के। दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है तो यहाँ के मेंबर्स आएंगे। 55 क्या बोलता है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट होता है प्रोपोर्शनल सिस्टम से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सबने अपना वोट कास्ट किया। ऐसा फर्स्ट पास द पोस्ट फैक्टो नहीं है जो नॉर्मल हम इलेक्शन में इंडिया में देखते हैं, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सीक्रेट बैलेट होता है। एक्चुअली क्या होता है, सबको एक लिस्ट दे दी जाती है कि मेरा पहला चॉइस ये है, दूसरा चॉइस ये है, तीसरा चॉइस ये है, चौथा। सबकी पहली चॉइस ने अगर कट ऑफ क्लियर कर लिया तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। अगर सबकी पहली चॉइस को कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो जो नीचे से सबसे लीस्ट है वो हटती जाती है और इधर जिन्होंने फर्स्ट चॉइस सबसे कम वोट को दिया था वो डिस्कार्ड होता है और उसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे सेकंड चॉइस वालों में। इसको मैं आगे और डिटेल में बताता हूँ। तो ये होता है सिंगल, मतलब हर सांसद विधायक को एक ही वोट है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, सीक्रेट बैलेट है।
नॉमिनेशन जो होता है प्रेसिडेंट, इसमें सीरियसनेस लाने के लिए कम से कम 50 इलेक्टर प्रपोजर होने चाहिए और 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर, मतलब कम से कम 50 लोगों का आपको सपोर्ट चाहिए होगा इधर पार्लियामेंट एंड विधानसभा से। अदरवाइज हर कोई प्रेसिडेंट की रेस में आ जाएगा, तो वो अवॉइड करने के लिए, सीरियसनेस लाने के लिए यहाँ पे ये चीज होती है। इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन ओनली वन बैलेट पेपर, इसलिए सिंगल वोटर वाइल कास्टिंग हिज वोट। और इसमें अपने प्रेफरेंस लिखने पड़ते हैं कि पहली चॉइस में ए कैंडिडेट, दूसरी में बी, तीसरी में सी, चौथी में डी। ये 4 कैंडिडेट की मेरी चॉइस है, पहला वोट इसको जाना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये नहीं तो फिर ये नहीं तो ये, ऐसे करके मार्किंग होती है। This means voter can indicate as many preferences as there are candidates in the fray। जैसे आप बता दो ना, फर्स्ट प्रेफरेंस इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं हो तो हिंदी में बता देना, हिंदी नहीं हो तो से कोई रीजनल लैंग्वेज है बंगाली में बता देना। तो ये प्रेफरेंसेस हैं आपके, फर्स्ट प्रेफरेंस इंग्लिश, सेकंड प्रेफरेंस हिंदी, थर्ड प्रेफरेंस बंगाली, लाइक दैट। तो ऐसे जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं उन पे मार्किंग होती है, पहला चॉइस ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट। फर्स्ट फेज ऑफ काउंटिंग होती है तो सबके पहले प्रेफरेंस जो वोट है उसको काउंट किया जाता है। हर किसी के जितने भी वोट कास्ट हुए हैं सबने पहली प्रेफरेंस किसको दिया है, पहली प्रेफरेंस ही जैसे एक कैंडिडेट को मिला है तो वो जीत जाएगा अगर कट ऑफ क्लियर हो गया, तो फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट होता है। इन केस अ कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा इन दिस फेज, ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अदरवाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट इज सेट इन मोशन। अगर पहले दफे में ही फर्स्ट चॉइस में ही 50% क्रॉस हो गया तो वो जीतेगा, नहीं हुआ, सपोज 30% हुआ, तो अब हम ट्रांसफर ऑफ वोट करेंगे। इसीलिए शुरू में क्या लिखा था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। Ballot of the candidate securing the least number of first preference votes are cancelled and his second preference votes are transferred to the first preference votes of other candidate। सपोज एक लड़का है, दिस इज आकाश, आकाश ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे प्रेफरेंसेस दिए। अब इसका जो आकाश का वोट था, जिस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, सिक्योरिंग लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, जैसे कैंडिडेट सी था, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस केवल 10 लोगों ने दिया और ये सबसे कम है, तो इन 10 लोगों का जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। आकाश जैसे जो सब स्टूडेंट्स है, जैसे वोटर्स है, एमपी एमएलएज है, उन्होंने से 10 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस किसी एक कैंडिडेट को दिया था, ए कैंडिडेट को, और इस ए कैंडिडेट का सबसे कम लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है इस ए कैंडिडेट। तो इस ए कैंडिडेट को जिन जिन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस कैंसिल हो जाएगी। इन सारे 10 लोगों ने जिसने ए कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था और जो लीस्ट था, ये जो इनकी सेकंड प्रेफरेंस है वो इनकी फर्स्ट बन जाएगी और ए कैंडिडेट इज एलिमिनेटेड। अब इन 10 कैंडिडेट का जो सेकंड प्रेफरेंस है उसमें इनके वोट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, तो वो अब फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। सेकंड प्रेफरेंस जो इन 10 कैंडिडेट का था, तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ए बी सी कैंडिडेट। फिर जैसे सी है, इसको भी सबसे कम मिला, तो सी जिन कैंडिडेट्स ने दिया था, सी का फर्स्ट जैसे ट्रांसफर के बाद भी अब चॉइस हो रहा था, वो चॉइस हट जाएगा और फिर जो नेक्स्ट चॉइस है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वोट। तो इस तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक किसी एक पर्सन को 50% वोट नहीं मिल जाए। अब बात आती है पैरिटी कैसे करें, और जैसे ही किसी को 50% मिले तो वो चुनाव जीत गया। पैरिटी कैसे करें, तो एक फॉर्मूला होता है सब में बराबरी लाने का। 28 स्टेट्स में एक विधायक के वोट का कितना वजन रहता है, उसकी वैल्यू रहती है राज्य का टोटल पॉपुलेशन, यूपी की टोटल पॉपुलेशन, यूपी के टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं, जैसे 81 सीट्स हैं, समथिंग लाइक दैट। स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव में तो ज्यादा सीट्स होगी, यूपी में कितनी है आंसर, तो पॉपुलेशन अपॉन राज्य में विधानसभा की जितनी सीट्स हैं उसको डिवाइड करो, राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की सीट से डिवाइड करो, 1/1000 भी कर दो बिकॉज ये नंबर बहुत बड़ा आता है। तो ये वोट होता है एक एमएलए का। अब यूपी के सारे एमएलए का टोटल करो, मध्य प्रदेश का करो, पंजाब का करो, सारे एमएलए का टोटल कर लो बिकॉज हर राज्य में विधायक होते हैं। सारे विधायकों का टोटल करो तो एक नंबर आएगा, वो होगा टोटल वैल्यू ऑफ 28 स्टेट्स एंड 2 यूटीज। 2 विधान, दिस यूटी भी है, दिल्ली और पुडुचेरी। अब इन दोनों का, इनका टोटल करो और डिवाइड कर दो कि नंबर ऑफ एमपीज कितने हैं पार्लियामेंट में, से लोकसभा में कितने एमपी हैं, राज्यसभा में 250 कितने एमपी, ऐसे करके टोटल करो और उसको इस टोटल के विधायक से डिवाइड कर दो, तो वो आएगा सांसद, सेंटर में एमपी के एक वोट का वजन। बस विधायक का एक वोट इतना हुआ, एमपी का एक वोट का वेटेज इतना हुआ। अब बस
टोटल सबके वोट करा दो, जिसने जो भी वोट दिया है, जिसने 50% से ज्यादा किया वो जीत जाएगा। तो ये तरीका होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का। सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी होती है टू डिसाइड डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। कोई भी डाउट होगा 71 सुप्रीम कोर्ट। कैंडिडेट और ग्रुप जिसको 20 इलेक्टर्स कैन ओनली फाइल अ डिस्प्यूट पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, नॉट लेस देन 20 इलेक्टर्स। प्रेसिडेंट जो 2 बार चुनाव जीते हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो ये हमने अच्छे से देख लिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे सवाल आना चाहिए। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में। देखो खेती भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर साल सवाल आता है। क्विक फैक्ट्स देखते हैं। एग्रीकल्चर में जो सवाल होते हैं ना, उसका सेग्रीगेशन ऐसा होता है। अभी आज की डेट में एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है कोविड-19 बैकड्रॉप में, लैंड यूज पैटर्न क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होता है, इसको अभी मैं आगे वन बाय वन बताता हूँ। सबसिस्टेंस, कमर्शियल, शिफ्टिंग, मिक्स्ड, प्लांटेशन, इंटेंसिव है तो कैसा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट, ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 इज इंपॉर्टेंट। मेजर क्रॉप्स है ये भी मैं आगे बताता हूँ, फूड, कैश, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। इंडिया की रैंक क्या है डिफरेंट कैटेगरी में, पिसीकल्चर क्या होता है, फ्लोरी, लाइव स्टॉक, सेरिकल्चर क्या होता है। तो ये जो बेसिक्स है ना, इनका डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए इन सब चीजों का, इसको आप रिवाइज करना भी। मेन क्रॉप्स देखें तो 3 सीजन होते हैं, खारिफ, राबी, जायद। खारिफ कब होता है, अप्रैल मई में ग्राउंड प्रिपेयर होता है। जैसे ही मून्स आया, देखो रेन्स, रेन से र से रेन्स, खरीफ, रीफ। सो खरीफ होता है रेन के टाइम पे, जब बारिश आ रही है, मानसून आ रहा है, तो खरीफ की बुआई होगी। हार्वेस्ट कब होगा, अब बुआई हुआ ऐसे जुलाई अगस्त में हुआ है, तो हार्वेस्ट 2-3 महीने तो लगेंगे ना, तो नवंबर में इसका फसल आती है हार्वेस्ट, और इसीलिए हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं। मेजर क्रॉप्स क्या है खरीफ में, राइस, आर से राइस, आर से दिस खरीफ, और ये होता है जब रेन्स आती है, ठीक है, खरीफ, रेन और राइस। में ज्वार, बाजरा, कॉटन, कॉटन देखो, कॉटन में बिकॉज ब्लैक सॉइल, जूट, जूट में बहुत पानी चाहिए, ग्राउंडनट, पल्सेस, इन सारी क्रॉप्स को बहुत पानी चाहिए, ये सब आती है रेन्स, खरीफ। राबी, राबी कब होता है, राबी होता है बिगिनिंग ऑफ नवंबर में, नवंबर, राबी मतलब दिस बिगिनिंग ऑफ नवंबर, ठंड में, टेम्परेट। और फिर 3-4 महीने लगेंगे, अप्रैल टू जून, जो अभी टाइम चल रहा है। अभी देखो इतने हार्वेस्ट फेस्टिवल आ रहे हैं बिकॉज फसल आ रही है, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, ऑयल सीड्स, टोबैको एटसेट्रा। राबी। इन दोनों के बीच में जायद होता है समर सीजन के बीच में, अप्रैल में, इसमें उड़द, मूंग, मेलन, कुकुम्बर, ये सारी चीजें आती है। तो ये मेन क्रॉप सीजन है इंडिया के, और ये एग्रीकल्चर। अब ये वन बाय वन देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होगा। तो देखो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत सारे क्लाइमेटिक पैटर्न है। ये जो कीवर्ड्स है ना, इससे रेडीमेड क्वेश्चंस आए हैं। सबसिस्टेंस क्या होता है, सबसिस्टेंस मतलब बस खुद का गुजारा चल रहा है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर प्रोड्यूस फॉर हिज ओन कंजम्पशन। फार्मर को राइस खाना है, उसने राइस प्रोडक्शन किया, वीट खाना है, वीट कर लिया, कोई सरप्लस नहीं होगा, सब खुद के कंजम्पशन के लिए होगा, राइस, वीट, पल्सेस एटसेट्रा। तो ये हुआ सबसिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस स्पेसिफिकली फॉर सेल इन द मार्केट बाय यूजिंग इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड एंड मशीनरी। कमर्शियली हो रहा है, इम्प्रूव्ड क्रॉप्स हैं यहाँ पे फॉर दिस बिजनेस पर्पज। लार्ज फार्म्स होंगे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, केमिकल, हाइब्रिड, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें आएंगी। तो दिस इज कमर्शियल फार्मिंग, जैसे कॉटन, शुगर कैन, टोबैको, ऑयल सीड्स, चिलीज एटसेट्रा, ये सब है कमर्शियल फार्मिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्ट होता रहता है। एक बार आपने खेती किया, उस एरिया का फर्टिलिटी चला गया, स्लैश एंड बर्न, फिर नया आपने फॉरेस्ट क्लियर किया और वहां पे शिफ्ट कर लिया, तो दिस इज शिफ्टिंग। प्लॉट वो स्लैश एंड बर्न होता है, स्लैश एंड बर्न भी एक काइंड ऑफ शिफ्टिंग भी है। नॉर्मल शिफ्टिंग भी होता है। नॉर्मल शिफ्टिंग में जैसे और अगेन सॉइल का क्वालिटी खराब हो गया, आपने नई लैंड पे शिफ्ट हो गए, तो ये चीज भी होती है। जो शिफ्ट एंड बर्न है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्लैश एंड बर्न, ये नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत होता है। पोडू आंध्रा में बोलते हैं, बेवार एमपी में बोलते हैं, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। मिक्स्ड, मिक्स्ड में नाम ही लिखा है, तो मिक्स्ड है मतलब फसल, क्रॉप भी है और कैटल भी है। सी फॉर क्रॉप, सी फॉर कैटल, दोनों है मिक्स्ड में। पोल्ट्री, बी कीपिंग, सेरिकल्चर, तो दिस इज मिक्स्ड कल्टीवेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। सेम कैटल डू नॉट नीड एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, तो वो वेस्ट से वही रिसाइकल हो जाएगा, लाइव स्टॉक, एनिमल्स हो जाएगा। सब्सटीट्यूट इनकम मिल जाएगी व्हेन क्रॉप्स आर नॉट रेडी, एक्स्ट्रा इनकम हो गया। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बिकॉज रिक्वायरमेंट नीड्स भी ज्यादा होती है, तो ये होता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग। एक टर्म होता है मिक्स्ड एग्रीकल्चर, वो क्या होता है बाद में बताना।
प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है? प्रीडोमिनेंस है सिंगल क्रॉप का। प्लांटेशन जैसे अपने टी का प्लांटेशन किया है, रबर, स्पाइसेस, कोकोनट्स, तो ये प्लांटेशन क्रॉप्स कहलाती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है? बहुत कैपिटल लगाया है, लेबर लगाया है, कम जगह पे बहुत ज़्यादा आपने इनपुट लगा के अच्छा प्रोडक्शन निकाला है, तो वो इंटेंसिव कल्टीवेशन कहलाता है। इरिगेशन है, फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड्स है, एटसेट्रा। एक्सटेंसिव क्या होता है? ये क्रॉप कल्टीवेशन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल यहाँ पे लिखा है। इल्ड बहुत अच्छी यहाँ पे नहीं होती, बट नेचुरल फर्टिलिटी अच्छी है सॉइल की, तो वो एक्सटेंसिव कल्टी एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। तो ये कीवर्ड्स क्या हुए? ये कीवर्ड्स हुए फार्मिंग के कीवर्ड्स। सबसिस्टेंस क्या होता है? कमर्शियल क्या होता है? शिफ्टिंग क्या होता है? मिक्स्ड क्या होता है? प्लांटेशन, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। ओके, सो दीज आर सर्टेन कीवर्ड्स। हम जैनिज्म पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने जैनिज्म के बेसिक्स पढ़े। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एक कल्प सूत्र बुक होती है, संस्कृत का वर्क है, 3 पार्ट हैं और भद्र बाहू जी ने इसको बनाया है, कल्प सूत्र लिखा है। पहले पार्ट में डिस्क्राइब किया है लाइफ स्टोरीज ऑफ फर्स्ट टू 23 तीर्थंकर। सेकेंड पार्ट में बताया गया है मंक के बारे में। थर्ड पार्ट है जिसमें जैन गांधार्स के बारे में बताया है। तो दिस इज कल्प सूत्रा भद्र बाहू जैन बुक्स। अगम क्या होते हैं? अगम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस लिटरेचर है। 12 अंग होते हैं इसमें। जैन डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन किया है लेजेंड्स एंड थ्योरीज के थ्रू। रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर द मंक्स इसमें बताया है। सो कल्पसूत्रा, भद्रबाहु, अगम, रिलीजियस लिटरेचर। जैनिज्म में आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन्स कंस्ट्रक्टेड स्तूपा, जिसमें रेलिंग्स हैं, गेटवेज है, कार्व्ड फिगर्स एंड पिलर्स है। आप सांची स्तूपा एक बार देखना, जो फाइन आर्ट्स की बुक है एनसीईआरटी, बहुत अच्छी है 11th की, उसको एक बार देखना। डायग्राम्स एटलीस्ट उसके आप सारे देख लो, टेम्पल आर्किटेक्चर के, जैन आर्किटेक्चर के, लाइक दैट। डायग्राम तो एटलीस्ट आप सारा उस बुक को गो थ्रू कर लो इमीडिएटली, विद इन से 2 days ऑफ टाइम पे इसको कर लो, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाएगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये जैना आर्किटेक्चर है। इधर हाथी गुम्फा केव खारवेल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा कहाँ पर है? खारवेल। खांडगिरी एंड उदयगिरी केव्स है उड़ीसा, इनसे भी सवाल आए। अर्लीस्ट जैन जो फिगर है वो है तीर्थंकर फ्रॉम लोहानीपुर। मथुरा में जैन आर्ट है। गोमतेश्वर, ये मेंस में सवाल आया था, गोमतेश्वर स्पॉटिंग करना था ज्योग्राफी ऑप्शनल में। गोमतेश्वर, श्रावण बेलागोला एंड करकाला, ये कर्नाटका में है, ये रियल वंडर्स हैं। टेम्पल्स है रनपुर जोधपुर में राजस्थान। दिलवारा टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू में भी जैनिज्म मास्टरपीसेस हैं। देन विमला वशाई तेजपाल टेम्पल है। गिरनार, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स 2020 में, गिरनार। पलिताना टेम्पल गुजरात। पावापुरी सवाल आया था। राजगृह टेम्पल बिहार में। फिर एक जैन टॉवर है इन फ्रंट ऑफ चित्तौड़ भी है। ओके, ये हाईलाइट कर दिया है, इसको एक बार आप देखना, ये जैन आर्किटेक्चर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। जैनिज्म में सिद्धास होते हैं। सिद्धास क्या होते हैं? तीर्थंकर जो होते हैं जिन्होंने सैल्वेशन कर लिया है। अरहत क्या होते हैं? हु इज अबाउट टू अटेन निर्वाण। आचार्य क्या होते हैं? एसेटिक ग्रुप का हेड। और उपाध्याय टीचर और सेंट होता है। साधु एक ऑर्डिनरी एसेटिक होता है। जैनिज्म ने जो कंट्रीब्यूशन किया है आर्ट एंड कल्चर में, उसमें लैंग्वेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। जो अपभ्रंशा हम बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ द मासेस, वो जैनिज्म से है। जैन लिटरेचर में एपिक्स है, पुराण्स है, नोवेल्स हैं, ड्रामा है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन श्राइन ऑफ गुजरात एंड राजस्थान जो है ये यहाँ पे पब्लिश हुए हैं। अब जैनिज्म को पैट्रोनेज भी मिला। नॉर्थ इंडिया में मिला बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन का, हरियन का डायनेस्टी, नंदाज ने दिया। मौर्य इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो देखो, बुद्धिज्म हो गया, मौर्यन हो गया, जैनिज्म हो गया, इंडस वैली भी हो गया। अभी एंशियंट में 2 और कवर करेंगे, एक तो गुप्ता पीरियड करेंगे और एक बुक्स एंड ऑथर्स मिसलेनियस। इससे हमारा एंशियंट के सारे मेजर पार्ट्स कवर हो जाएंगे। तो जैसे बिंदुसार एंड संप्रति ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, कॉन्ट्रीब्यूशन है। प्रद्योत्य अवंती, खारवेला कलिंग, उदयन सिंधु सौवेरा। ये जो अवंती है ना, ऐसे महाजनपद भी हुए हैं, ये महाजनपद भी हम एक बार क्विकली देखेंगे। फिर अमोक वर्षा साउथ में, राष्ट्रकूटा। देन सोलंकी चालुक्य डायनेस्टी ने, कदम और गंगा डायनेस्टी। तो जैनिज्म का नॉर्थ साउथ हर जगह स्प्रेड हुआ। जैनिज्म के डिक्लाइन की सबसे बड़ी एक जो इशू था वो था पैट्रोनेज भी था, और सेकंड इशू था कि जो रूल्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो मास पब्लिक इसको इतना ज्यादा एक्सेप्टेंस में डिफिकल्टी हुआ। प्लस जैनिज्म में ऐसा नहीं हुआ कि कन्वर्जन हो रहा है, स्प्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं हुए। ये भी एक रीजन रहा कि ये इतना स्प्रेड नहीं हो पाया इन कंपैरिजन टू बुद्धिज्म।
सो दिस इज जैनिज्म। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी में मनी का। मनी, पैसा। एक टाइम था जब बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब 1 किलो राइस दो, 2 किलो वीट ले लो, इस तरीके से बार्टर सिस्टम चलता था। बट बार्टर सिस्टम मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो वर्क करेगा ही नहीं, आपको राइस का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सचेंज करोगे? तो फिर हमने इंट्रिंसिक वैल्यू की कोई करेंसी निकालने की सोचा, जैसे गोल्ड के कॉइन्स निकाल देते। इंट्रिंसिक मतलब खुद गोल्ड की भी एक वैल्यू है। इंट्रिंसिक में देखा कि गोल्ड तो इतना हमारे पास है नहीं, तो हम क्यों ना टोकन करेंसी निकालें, तो टोकन करेंसी निकाली। टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट एक दिल्ली के सुल्तान ने किया था। उसको वाइज फूल बोलते हैं, वाइज फूल। मतलब वो काम तो अच्छा करता था, बट उसका काम समय के पहले था, तो लोग समझ नहीं पाते थे कि कितना अच्छा उसका काम है, तो उसके वर्क फ्लॉप हो जाते थे। बट एक्चुअली आफ्टर सम टाइम पीपल रियलाइज कि वो बड़ा वाइज पर्सन था। सो वाइज फूल कहा जाता है, उसका नाम क्या है? टेल। तो टोकन करेंसी आती है। फिर आती है जैसे ये लीगल टेंडर है हमारा, फिएट करेंसी, रुपी हो गया, इसमें गवर्नर के साइन है, आपको गारंटी दी जाती है 100 रुपए का नोट है तो इतना तो उसको आपको मिलेगा 100 रुपी, तो ये लीगल टेंडर हुआ। अब देखो, अब क्रिप्टो करेंसी आने लग गई। क्रिप्टो करेंसी और दिस डिजिटल करेंसी आ रही है, तो मनी का नेचर भी चेंज हो रहा है। फिएट मनी जो होती है वो वैल्यू डिराइव करती है गवर्नमेंट टू बी लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर है। आप देखो हर नोट में, अभी नोट उठा के देखो, उसमें राज और गवर्नर के साइन होते हैं, वो लीगल टेंडर है। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। आपने कोई सामान खरीदा, 10 रुपए का नोट दिया, सामने वाला मना नहीं कर सकता उसको एक्सेप्ट करने में। मस्ट है ये, एक्सेप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री फॉर ऑल डेट इन पब्लिक एंड प्राइवेट। सो दिस इज अ लीगल टेंडर। मनी सप्लाई जो होती है कंट्री में, उसमें क्या क्या होता है? करेंसी होती है, जैसे बैंक के नोट्स हुए 10, 20, 50, 100, लाइक दैट। सिक्के होते हैं। बैंक मनी भी होता है जो बैंक अकाउंट्स में, सेविंग अकाउंट्स में सेव है, तो ये मनी है। बैंक मनी जो होता है, इसमें क्या क्या आता है? रिकॉर्ड्स जो है मॉडर्नाइज्ड है, जैसे आपके सेविंग अकाउंट्स में जो पैसे रखे हैं, तनख्वाह आ रही है, सैलरी आ रही है, वो एक्चुअली तो पेपर नहीं है ना, करेंसी नोट्स तो नहीं है, बट वो भी इक्विवेलेंट टू करेंसी है, तो वो बैंक मनी हो गया। अब इन सब चीजों का ना लिक्विडिटी भी डिफरेंट होता है, इसको हम आगे देखते हैं, बट बिफोर दैट एक सिंबल बना था, ये सिंबल है रूपी का सिंबल। ये जो है ना, रूपी का सिंबल कहलाता है। तो सिंबल ऑफ इंडियन रूपी आया था 2010 में, हमने अपना करेंसी सिंबल बनाया, डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था, आप पोस्ट ग्रेजुएट है आईआईटी मुंबई। फिर ये जो न्यू सिंबल है, ये देवनागरी और रोमन दोनों मिला के, लिपि मिला के ऐसे ये सिंबल है हमारे रूपी का। जैसे डॉलर है ना, दिस इज डॉलर, तो समथिंग दिस इज रूपी, दिस इज रूपी का सिंबल। ओके, दिस दिस रूपी का सिंबल। ओके, अब हम आते हैं जो हमने देखा मनी सप्लाई। तो अक्सर हम देखते हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई कम कर दो, लिक्विडिटी घटा दो, तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये जो मनी सप्लाई होती है, ये स्टॉक ऑफ लिक्विड एसेट्स करती है जो पब्लिक के पास है, और जो फ्रीली एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक के पास कितना पैसा है, कितना करेंसी फ्लोट हो रहा है, तो वो होता है स्टॉक ऑफ लिक्विड एसेट। इसको बोला जाता है मनी सप्लाई। आरबीआई के जो कैलकुलेटर होते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी में, वो होता है एक तो मॉनेटरी एग्रीगेट और स्टॉक मेजर्स होते हैं। दो चीज होता है, मॉनेटरी एग्रीगेट और स्टॉक मेजर्स। ये इकोनॉमी पूरा 1 बाय 1 इसी मंथ में मैं सारा वोकेबुलरी इस तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। ओके, अब एक वाईबी रेड्डी साहब की एक कमिटी आती है। कमिटी में क्या होता है? कमिटी में ये डिसाइड होता है नए मॉनेटरी मेजर्स चाहिए। तो एम नॉट, M1, M2, M3, 2021 का सवाल है। M0, M1, M2, M3, ये तीन लिक्विडिटी मेजर्स आए। L1, L2, L3। तो M0, M1, M2, M3 तीन चार 1 2 3 4 चार मॉनेटरी मेजर आए, और तीन लिक्विडिटी मेजर आए L1, L2, L3। M0, M1, M2, M3 क्या है? मॉनेटरी मेजर। लिक्विडिटी मेजर है L1, L2, L3। अक्सर सवाल आता है कौन सा ज्यादा लिक्विड है, कौन सा इजीली हो जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग में भी अरेंज करो, दिस इज दैट। तो ऐसे करके उन्होंने रिकमेंड किया। अब एम नॉट क्या होता है? एम नॉट मतलब जैसे मनी का भी कैटेगरी है। एक है करेंसी इन सर्कुलेशन। आप इमेजिन करो अभी नोटबंदी हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो इसमें जो 500 एंड 1000 के नोट्स डीमोनेटाइज हुए, फिर उसको रिप्लेस किया न्यू नोट्स में। तो ये जो नोट्स है ना, करेंसी इन सर्कुलेशन कहलाता है, करेंसी इन सर्कुलेशन। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, कुछ पैसा बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो वो बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। और आरबीआई के साथ और जो भी डिपॉजिट है, ये सब डिपॉजिट्स होते हैं जो कहलाते हैं एम नॉट। एम नॉट करेंसी जो सर्कुलेशन में है,
बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई है और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये कहलाता है एम नॉट। M1 क्या होता है? M1 होता है करेंसी विद द पब्लिक, ये पब्लिक है और यहाँ क्या था, सर्कुलेशन, मतलब कितना मनी आरबीआई ने फ्लोट करा है। तो एम नॉट में बेस चीज आती है, तो इधर केवल आरबीआई रिलेटेड चीज है। आरबीआई ने कितना करेंसी सर्कुलेट कराया, आरबीआई के पास कितना डिपॉजिट है, आरबीआई के पास और कौन सा डिपॉजिट है, दीज ऑल थ्री आर कॉल्ड एम नॉट, जीरो बेस। M1 में करेंसी विद द पब्लिक आता है। डिमांड डिपॉजिट, हम डीडी बनाते हैं ना, कई बार पहले एप्लीकेशन करने से पहले डीडी बनाना पड़ता था फॉर्म्स वगैरह सबमिट में। तो डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, और जो दूसरे डिपॉजिट्स है आरबीआई, तो ये कहलाता है M1। M1 M2 में क्या होता है, ये नेक्स्ट लेवल है, इसमें M1 तो आएगा ही, साथ ही साथ ये डिमांड डिपॉजिट था, साथ ही साथ अब सेविंग डिपॉजिट भी आ जाता है M1 में, सेविंग डिपॉजिट। M3 क्या होता है, M1 के साथ साथ टाइम डिपॉजिट आ जाता है, जैसे कोई एफडी वगैरह भी है, टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। M4 में क्या होता है, M3 प्लस ऑफिस सेविंग्स ऑफ बैंक्स। तो M0 मतलब आरबीआई, M1 पब्लिक, फिर M2 में M1 प्लस सेविंग्स, M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट और M4 में M3 प्लस ऑफिस सेविंग्स, ये सारे करेंसी के। अब लिक्विडिटी कैसे देखें, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ दीज मॉनेटरी एग्रीगेट क्या होगा, सबसे ज्यादा लिक्विड तो वो है जो आरबीआई के पास है, एम नॉट। फिर M1 हुआ, फिर M1 हुआ बिकॉज M1 में क्या हुआ, सेविंग डिपॉजिट्स भी आ गए, सेविंग डिमांड डिपॉजिट्स आ गए। फिर M2 हुआ बिकॉज इसमें सेविंग डिपॉजिट्स है। M3 हुआ बिकॉज इसमें टाइम डिपॉजिट्स है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है, M0, M1, M2, M3। ओके, मीडियम टू एक्सचेंज स्टोर वैल्यू। अब जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, ये दोज डिपॉजिट्स होते हैं पेबल बाय द बैंक, डिमांड ऑफ कस्टमर, करंट सेविंग, जैसे हम डीडी बनाते हैं वही है। तो ये क्या हुआ, मॉनेटरी एग्रीगेट्स हुए, मॉनेटरी एग्रीगेट्स। ऐसे लिक्विडिटी मेजर्स में क्या आता है, L1 होता है, इसमें M3 ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट सेविंग अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, L1। L2 में क्या आएगा, L1 के साथ साथ टर्म डिपॉजिट, टीम टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस में है, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में, वो आ जाएगा दिस L2 L1 प्लस दिस। तो इनका लिक्विडिटी भी अब इतना हाई नहीं होगा। टर्म बोरोविंग बाय एफआईज हुआ, सर्टिफिकेट डिपॉजिट बाय दिस इंस्टीट्यूशन हुआ, फॉरेन दिस इंस्टीट्यूशन हुआ, देन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और L2 में पब्लिक डिपॉजिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये लिक्विडिटी एग्रीगेट्स होते हैं, L1 L2 L3, M0 M1 M2 M3 M4। ऑर्डर इनका ऐसे बढ़ता है, M0 M1 M2 M3, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो दीज आर लिक्विडिटी एग्रीगेट्स एंड दीज आर मॉनेटरी मेजर्स। अब हम देखते हैं स्मोक टॉवर। दिल्ली में काफी न्यूज था, टेक्नोलॉजी का है, इंडियाज फर्स्ट स्मोक टॉवर। स्मोक टॉवर क्या कर रहा है, पॉल्यूटेड एयर यहाँ से सक कर रहा है और उसको जो ग्राउंड है वहां पे फिल्टर्ड फ्रेश एयर रिलीज कर रहा है। तो जैसे एयर फिल्टर रूम का होता है, ये वैसा ही कुछ है, बट ये ह्यूज स्केल का है। दिस इज स्मोक टॉवर। स्मोक क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग, दैट इज स्मोक। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोला कि एक प्लान लाओ स्मोक टॉवर बनाने का दिल्ली, बिकॉज दिल्ली चोक चैम्बर बन जाता है, गैस चैम्बर बन जाता है। आईआईटी बॉम्बे ने इसका प्रपोजल लिया, 2020 में इंस्टॉल किया। तो स्मोक टॉवर जो है ना, ये डिजाइन टू वर्क एज लार्ज स्केल एयर प्यूरिफायर है। एयर प्यूरिफायर का ही साइज बढ़ा दिया, मल्टीपल लेयर्स होती है पॉल्यूटेंट को जो क्लीन करते हैं। चाइना में सबसे बड़ा स्मोक टॉवर है। अब इंडिया का जो स्मोक टॉवर है वो डाउन ड्राफ्ट है, मतलब फ्रेश एयर यहाँ से आ रही है और नीचे यहाँ से पॉल्यूटेड एयर आ रही है और डाउनवर्ड नीचे फ्रेश एयर जा रही है। तो यहाँ से पॉल्यूटेड एयर आएगी और नीचे ग्राउंड पे फ्रेश एयर होगी। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। यूजुअली जो चाइना में है वो अप ड्राफ्ट होता है, ग्राउंड से उसने पॉल्यूटेड लिया और ऊपर फ्रेश एयर रिलीज कर रहा है, ऐसा होता है। डिफरेंट टेक्निक्स है। टाटा प्रोजेक्ट ने इसको बिल्ड किया आईआईटी बॉम्बे दिल्ली के साथ। नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी इसका मैनेजमेंट है। तो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल में भी वैसे अगर देखा जाए तो ये इतना सक्सेस भी नहीं हुआ, इसकी क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है। AQI अगर कई बार देखा गया था, यहाँ फ्रेश एयर आ रही है, न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था, बट वहाँ AQI खराब आ रहा था। तो क्या स्मोक टॉवर की यूटिलिटी भी है या बस एक फैंसी गिमिक है, इसका हमें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वर्चुअल, नाम में लिखा है वर्चुअल कोर्ट, ये ई कोर्ट है। ये बहुत न्यूज में था, ऑल्दो नॉर्मलसी अब आ रही है, बट ई कोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। ई कोर्ट्स में क्या था कि ऑनलाइन सब जज साहब भी है, वकील साहब भी है, सब वहां पे बातें कर रहे हैं। तो दिस इज वर्चुअल कोर्ट।
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। पैंडेमिक के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया? अंडर आर्टिकल 142 ऑल कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री टू एक्सटेंसिवली यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर जुडिशियल प्रोसीडिंग। 142 आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्बेटिम बताइए क्या होता है 142। अब इस कोर्ट में टेक्नोलॉजी एआई है और एक पोर्टल है सूपेस ये सीजीआई ने लॉन्च किया था। तो ये हेल्प करेगा ओवरऑल जुडिशरी को स्पीड अप करने का अपने वर्क में। तो ये हुआ। बाकी ई कोड प्रोजेक्ट भी चल रहा है अपना, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन आईसी 2005 से। ई कोड जो है ये पैन इंडिया है, मॉनिटर कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिजिटाइजेशन करने की कोर्ट्स को याद कर रहे हैं। तो ये सूपेस क्या है? दिस इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यूज करके कोर्ट्स में डिसीजंस, जजमेंट्स एक्सेट्रा स्पीड अप करने का है। दिस एम्ड एट असिस्टिंग जजेस विद लीगल रिसर्च। कई बार कुछ केसेस होते हैं वो मोनोटोनस टाइप के होते हैं, सेम टाइप के हैं, तो उन केसेस में अगर एआई के यूज से हम जल्दी जल्दी जजमेंट भी पास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो स्पीड आएगी, एफिशिएंसी आएगी। ये काम है वर्चुअल कोर्ट का। आज हमने क्या पढ़ा? वर्चुअल कोर्ट, स्मोक टॉवर्स। इसको एक बार और कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, मनी का, देयर इंडियन मनी, देन दिस इज जैनिज्म, दिस इज एग्रीकल्चर, और ये है प्रेसिडेंट इलेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।